पहले आपका क्या होता है, आपका गद्य होता है। गद्य ये कितने मार्क्स का होता है आपका 20, कितने मार्क्स का 20। पद्य कितने का होता है आपका 16, कितने मार्क्स का 16। इसके बाद होता है पूरक पठन। पूरक पठन कितने मार्क्स का होता है 8 मार्क्स का। इसके बाद होता है आपका व्याकरण। व्याकरण कितने मार्क्स का होता है, जल्दी बोलो 14 मार्क्स, वेरी गुड। एंड रचना विभाग जिसको बोलते हैं उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन कितने मार्क्स का होता है 26 मार्क्स। अब इस गद्य वाले विभाग में आपके दो क्या होते हैं, दो क्या होते हैं आपके पैसेज होते हैं, ठीक है। 2 पैसेज होते हैं गद्य में, 8-8 मार्क्स के 2 होते हैं, तो कितना हो गया 16। और एक होता है आपका 4 मार्क्स का होता है, क्या होता है अनसीन पैसेज, जिसे कहते हैं अपठित गद्यांश। ये कितने मार्क्स का होता है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 8 मार्क्स का गद्य है, गद्य जो 8 मार्क्स का है वो इसमें क्या क्या आता है, पहले वाले पैराग्राफ में क्या क्या आता है उस 8 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स का आपका पहले रहेगा आकलन कृति। क्या रहेगा आकलन कृति। आकलन कृति पता है आपको ना, आकलन मतलब डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम बनाते समय आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जो पैराग्राफ दिया रहता है, बच्चे क्या करते हैं पहले पैराग्राफ रीड करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको पैराग्राफ से पहले आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। ध्यान रखना, आपका जब ऐसे परिच्छेद आता है, पैसेज आता है, गद्य का आता है बच्चों का पैराग्राफ, तो आप पैराग्राफ से पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ोगे, प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न पढ़ने के बाद फिर उस पैराग्राफ को पढ़ोगे। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तब अपने आप उसका जो प्रश्न आप नीचे पढ़े रहोगे, आपको अपने आप जो है उसका उत्तर आपको उस पैराग्राफ में मिलता जाएगा। इससे क्या आपका बेनिफिट होगा कि आपको तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर वहाँ पे मिल जाएगा और आपका समय भी बचेगा। 2 फायदा हुआ। नहीं तो आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको उसका उत्तर जल्दी मिलेगा नहीं। तो पैराग्राफ वाला जो अनुच्छेद होता है, जैसे परिच्छेद कहते हो, उसे पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है। उसमें 2 मार्क्स आकलन कृति होता है। 2 मार्क्स का जो होता है, जैसे एक वाक्य में उत्तर दो, दिए गए शब्द से प्रश्न बनाइए, या फिर आता है निम्नलिखित विधानों को पूर्ण कीजिए, या फिर आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, या एक जो है एक शब्द में उत्तर दीजिए, या फिर विधान सत्य है असत्य वो लिखिए। ये 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स का आकलन कृति, 2 मार्क्स का आपका आता है प्रश्न टाइप का इसी आकलन से। फिर 2 मार्क्स का आपका होता है व्याकरण का। व्याकरण का क्या होता है बच्चों, इसमें शब्द संसार होता है। क्या होता है, शब्द संसार। शब्द संसार, शब्द संसार में आपका क्या क्या हो सकता है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन, लिंग, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। किसमें, इस तीसरे वाले खंड में। ये पहला आपका जैसे क्वेश्चन है, आपका प्रश्न नंबर 1। जब प्रश्न नंबर 1 लिखते हो, जैसे आपकी आंसर सीट है, आंसर सीट है, इसके बाद आपने ये मार्जिन, 2 मार्जिन आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक मार्जिन और करनी है, यहाँ पे सब क्वेश्चन के लिए। किसके लिए, सब क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का अ है, क्वेश्चन नंबर 1 का अ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन होते, सब क्वेश्चन मतलब 5 उसमें जाएंगे उसके विभाग, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। अब 1 में क्या आएगा, आकलन आ गया 2 मार्क्स का, ठीक है। और 2 मार्क्स का जैसे मैंने बोला प्रश्न टाइप का कुछ आ जाएगा पैराग्राफ से। फिर इसके बाद क्या आएगा, व्याकरण आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, स्वमत आएगा। क्या आएगा, स्वमत आएगा। तो ये कितना हो गया, 2 इधर हो गया, इधर 2 हो गया, और ये भी 2 होता है, और ये कितना हो गया, टोटल कितने मार्क्स हो गए बच्चों, 8 मार्क्स हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्या था, आपका परिच्छेद, फर्स्ट पैराग्राफ का ये इतने सारे जो है सब क्वेश्चन होते। क्वेश्चन नंबर 1 का अ में ये सब क्वेश्चन है। तो सब क्वेश्चन किस में आप लिखते हो, ऐसे आप मार्जिन खींचते हो, मार्जिन के अंदर जो है आप सब क्वेश्चन लिखते हो, इसके बाद इसको सॉल्व करते हो। और ये आपका लास्ट वाला जो मार्जिन खींचते हो, वो क्यों खींचते हो, उसका रीज़न है। ऐसा नहीं कि आपको नोटबुक को बहुत सजाना है या आपको आंसर शीट को बहुत सजाना है, उसका कोई रीज़न नहीं है बच्चों। बस इसलिए हम लोग इसको कहते हैं खींचने के लिए, उसका रीज़न है
कि पेपर जब बंडलिंग होता है, रबर बैंड लगता है, तो वो आपका जो लिखावट है अगर आगे तक जाएगा वो कटे ना, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन खिंचवाते हैं। और वो मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 फिंगर्स क्या करते हैं वहाँ पे मार्जिन लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। उनको क्या लगता है जितना मेरा कम आंसर शीट का स्पेस रहेगा उतना मुझे कम लिखना पड़ेगा। ये बात नहीं है बच्चों, यहाँ पे शिक्षक जो होते हैं बहुत एजुकेटेड होते हैं, उन्हें भी पता होता है बच्चा यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहा था, तो वो चीज़ आप मत कीजिए। आप जितना हो सके मार्जिन यहाँ पे कम से कम जो है खींचिए और आप करिए। और जैसा कि मैंने बोला आकलन कृति जब आप लिखोगे तो इतना ध्यान रखो, सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में से आप आंसर ढूंढोगे। फिर इसके बाद जब आकलन कृति करोगे तो आकलन कृति करते समय बच्चों आपको क्या करना है, पहले आप लिखोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले ही डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम बनाने के बाद जब वो लिखते हैं तो उनकी किसी बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, और डायग्राम पहले से आपने पेन से बना लिया, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल से तो बनाना है कि बार बार आप उसको इरेज करोगे, आप लिख लोगे, ऐसा तो नहीं। पेन से एक बार जो चीज़ें बन गई वो बन गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, उसे डायग्राम उसका बनाओगे। ये आकलन कृति का नियम है, इसको ध्यान रखोगे। दूसरा है प्रश्न को आप जो है उसका विधान जिस तरह से आप दिया रहेगा आप वो करोगे। व्याकरण में आपको पता है कि व्याकरण में जो आता है वो व्याकरण का 14 मार्क्स वो अलग है, ये जो 14 मार्क्स है वो अलग है। इस व्याकरण में आपका क्या क्या आ सकता है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन पहचानो, वचन बदलो, लिंग पहचानो, लिंग बदलो, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, या दिए गए परिच्छेद से उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढ के लिखिए, या दिए गए परिच्छेद से प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। आई होप आया भी होगा आपको एग्जाम में, आपने ढूंढ के लिखा भी होगा। तो ये आपका आता है 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स का आता है स्वमत। स्वमत मतलब आपका मत, स्वमत मतलब आपका, मेरा नहीं, आपका मत। अब इसे लिखने के लिए बच्चों ना कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे एक लाइन लिखते हैं और वहीं पे स्टक हो जाते हैं, उनकी पेन वहीं पे रुक जाती है। अब करना क्या है, स्वमत लिखने के लिए बच्चों इतना याद रखना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वमत लिखने के लिए आप बस इतना सोचो कि आपने लाइफ में अपने क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ किस तरह से आपने हैंडल किया है, किस चीज़ से उसका एक्सपीरियंस किया है, जानकारी प्राप्त की, वही चीज़ आपको वहाँ पे लिखना, वही कहलाता है स्वमत। स्वमत कोई बहुत बड़ा नहीं है। और स्वमत लिखने की जो इसकी लाइनें हैं वो मिनिमम मतलब कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम 7 लाइन होना चाहिए। 7 लाइन जो 2 मार्क्स का होता है। और तो मुझे मालूम है स्टोरी बनाने में आपको तो 10-10, 20-20 लाइन जाते हैं, तो 7 लाइन तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना। स्वमत क्या, अपना मत तो बहुत कुछ मत है ना, अपने मन में तो लिख सकते हैं ना। और बच्चे यही लिखने के लिए घबराते हैं, स्वमत लिखने के लिए क्या करते बच्चे, बहुत घबराते हैं। अगर स्वमत देखा जाए तो आपके इसमें 2 स्वमत आ गए, 2 पैराग्राफ 2 स्वमत, अनसीन पैसेज में 1 स्वमत, इसके बाद आपका आ गया पूरक पठन में 2 स्वमत। कितने स्वमत हो गए बच्चों, जल्दी बोलो, टोटल मिला के कितने स्वमत हो गए, 2 इसमें, अनसीन में 3, पूरक पठन में 2, पूरक पठन कविता वाले में भी 5, और उसका मार्क्स कितना हो गया 10 मार्क्स सिर्फ स्वमत के होते, मतलब आपका एक्सपीरियंस लिखने के लिए होता है। आप उन चीज़ों से डरो मत जो भी आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जैसे होली के विषय में आप अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखो, तो होली के विषय में आपने किस तरह से उसको मनाया, कैसे मनाया, किस तरह से खुशियाँ बांटी एक दूसरे से, कैसे गले लगे एक दूसरे को, वो सारे एक्सपीरियंस लिख दो। बस यही है स्वमत, इसमें कुछ नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वमत समझा आपको, ठीक है। और लिखते समय बस इतना ध्यान रखना कि आपको स्पेलिंग पे बहुत ध्यान रखना है, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तनी। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तनी। इंग्लिश में आप उसको स्पेलिंग बोलते हो, वर्तनी बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वर्तनी पे आप ध्यान रखो कि कहाँ पे ई की मात्रा, कहाँ पे ऊ की मात्रा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जब हम चेक करते हैं क्वेश्चन पेपर, आपका जो आंसर शीट आता है, तो स्पेलिंग एरर को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में कितने स्पेलिंग एरर है उसको काउंट करके उसके 1.5 मार्क्स हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो आपको स्पेलिंग एरर पे बहुत ध्यान रखना है कि जितना हो सके कम हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया,
क्या था अभी ये? गद्य था। ठीक है, गद्य में आपको मैंने क्या बताया, पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चन पढ़ना है। वेरी गुड। इसके बाद पैराग्राफ। इससे फ़ायदा क्या होगा? क्वेश्चन आपको पता रहेगा, मेरा क्वेश्चन यही पूछा है तो आपको आंसर उस पैराग्राफ में, फिर आपको दोबारा उस पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बचेगा। ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद अब आ जाइए आप पद्य विभाग में। पद्य विभाग बच्चों इसमें 2 आता है। 2 आता है कितने मार्क्स के लिए? कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। और 2 पूछता है, 2 पोएम पूछता है, 2 पंक्तियाँ आती है, 2 पर आपके जो है पंक्तियों का वो आता है। तो इसमें ध्यान रखना कि पहले में कितने मार्क्स का होता है? 6, दूसरे में 6। इसमें भी वही चीज़ होता है। 2 मार्क्स आकलन की थी, 2 मार्क्स का आपका रहता है ग्रामर। ग्रामर में आपको जैसे मैंने बताया समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन, ये सारे शब्द होते हैं, पूछा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे स्वमत नहीं होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। भावार्थ भी उसको बोलते हैं, ज़्यादातर आता है। उपयुक्त पंक्तियों की या शुरुआत की पंक्तियों की, शुरुआत की 4 लाइनों की क्या लिखिए? सरल अर्थ लिखिए, या अंतिम 4 लाइनों का सरल अर्थ लिखिए। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सरल अर्थ लिखते समय बहुत घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, अब करें तो क्या करें। तो बच्चों हमें बचपन में या बहुत पहले सिखाया गया है वाक्य फ्रेमिंग करने, वाक्य बनाने। पंक्तियों से भी हम वाक्य बना लेते थे। जैसे छापा आपका लेसन है ना, मेरे घर पे छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। अब मैं इसे वाक्य में बोलूँगी, मेरे घर पे छापा छोटा नहीं पड़ा है, बहुत बड़ा पड़ा है। ये वाक्य बन गया, सरल हो गया ना। ये पंक्तियों को मैंने किस में फ्रेम कर दिया? सेंटेंस में फ्रेम कर दिया। यही इसका क्या हो गया? सरल अर्थ। आप उससे घबराओ मत, जितना आप उससे डरोगे उतना आपको उससे क्या करेगा? आपको डराएगा वो। भावार्थ मतलब क्या? आप उसको सरल करके लिखो। मीनिंग उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका भाव वही निकलना चाहिए। सिर्फ आप अपने जो है उसे वाक्यों में बदल कर लिखो, इसी को कहते हैं सरल अर्थ। आई बात समझ में? आपको इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा भी कर लेते हो तो आपके 2 मार्क्स जाने के बजाय आपको 1 मार्क्स तो आएगा, कुछ तो आएगा। दोनों को दोनों जाने से अच्छा 1 तो आएगा। यस या नो? छोड़ना नहीं है, सारे जो है आपको करने हैं। और एक बात और, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो है जितने सब क्वेश्चन हैं वो एक ही बार आप क्या करोगे? अटेम्प्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर का 1 किया, 2 किया, फिर 3, 4 को क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया? सॉल्व किया। ऐसा नहीं है, ऐसे करना भी मत बच्चों। उसके लिए क्या करना? 1, 2 कर लेना। 3 के लिए अगर सपोज उस समय ग्रामर है, शब्दार्थ इसका नहीं आ रहा है, पर्यायवाची नहीं दिमाग में आ रहा है, तो आप उसका क्वेश्चन नंबर डाल दो, वहाँ पे रखो। इसके बाद उसके लिए स्पेस छोड़ के रख दो। बाद में जब आपको उसको आंसर का ध्यान आए तो आप क्या करोगे? लिख लोगे। ऐसे कैसा होगा कि आपको भी पता चलेगा आपका ये प्रश्न का उत्तर रह गया है। ये से आपको बात पता चलेगा। दूसरा आपका बेनिफिट ये होगा कि एग्जामिनर को जांचने में जो आपकी जो है उत्तर पुस्तिका है उसको आसानी हो जाएगी। और यही तरीका भी है, जब आप प्रश्न नंबर 2 करो तो उसके जितने सब क्वेश्चन है एक साथ में करो। प्रश्न नंबर 3 कर रहे हो तो सब क्वेश्चन उसके एक साथ में करो। ऐसा नहीं 3 यहाँ पे किया तो 4 वहाँ पे किया तो उसका फर्स्ट सेकेंड इधर किया, उधर मिस मैच मत करो। इधर का उधर मिक्स करना नहीं है आपको। आई बात समझ में? आप एक साथ में ही करो। अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या कीजिए? आप स्पेस छोड़िए, आगे बढ़िए, वहीं पे मत रुक जाइए, दूसरा करिए, आगे बढ़िए। जब आपको उसका उत्तर समझ में आता है तो आप वहाँ पे आकर लिख दोगे, ताकि आपको भी पता रहेगा। स्पेस छोड़ने से आपको पता है कुछ तो मैंने छोड़ा, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर होता है, हमने क्या छोड़ा, क्या रह गया, वो हमको भी ध्यान में नहीं रहता है। लेकिन हमने अगर वर्कबुक बना के रखा है, वर्कबुक पता है ना आपको, आप कभी कभी तो बचपन में बच्चे ऐसे ही अभी भी मिलते हैं, लो टीचर आप ही भर लेना उत्तर, ये लिख के मैं दे रहा हूँ, पूरा का पूरा वर्कबुक है। तो उस पर क्या होती है, हमारी नज़र पहले जाती है कि हमारे ये रह गया है, तो आप तुरंत उसका आंसर लिख सकते हो। और टीचर भी ज़्यादा होते ना कि जब इधर उधर अब बच्चे लिखते हैं ना 1 का 3, 3 का 4, 4 का इधर, तो जो एग्जामिनर होते जो आपके चेक करते हैं आपके उत्तर पुस्तिका, वो भी इरिटेट होते हैं, फिर आपके क्या करते हैं, इसमें मार्क्स भी जाने के चांसेस रहते हैं।
तो जो भी सॉल्व करो सीक्वेंस में करो, एक साथ में करो, जो भी करो नहीं आ रहा जगह छोड़ो और आगे बढ़ो। ये क्लियर हुआ आपका? ओके। और मात्राओं की आपको गलतियां जो है बहुत कम करनी है। और अगर आप होता है कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं, एक दो शब्द हमने गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दिया, सडनली हमने उसका सही मीनिंग समझा, फिर हमने क्या किया, उसको क्या किया, गलत जो लिखा हमने उसको सिर्फ ऐसे कट करना, ऐसे सिंगल लाइन, बस सिंगल लाइन कट करना, आगे बढ़ना। ऐसा नहीं इसी पे 2-3 लाइन ज़रूरत नहीं है। वो हमको समझा कि बच्चे ने यहाँ पे एक सिंगल लाइन डाली, मतलब इस पर कट किया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है लाइनें खींचने की ज़रूरत नहीं है, एक ये भी बात है। इसके बाद है यहाँ पे 2 मार्क्स का आपका आकलन कितनी आएगा, 2 मार्क्स का आपका ग्रामर, 2 मार्क्स का आपका सरल अर्थ। इसी तरह से 2 कविताएं आएंगी, 2 कविताओं का भावार्थ लिखने के आएगा, आप कर लोगे इजी, कोई डाउट? नो। पूरक पठन है, पूरक पठन में बच्चों 4 मार्क्स का होता है, एक गद्य आता है और एक पद्य आता है। पूरक पठन में आपने भी देखा होगा, एक गद्य होता है और एक पद्य। मन जो है आपका क्या है, पूरक पठन है, मन लेसन क्या है, पूरक पठन, और वो पद्य है। सो उसमें से जो है 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन उसमें का आ गया, तो उसमें जो है 2 मार्क्स आता है, उसमें कुछ भावार्थ लिखने के लिए नहीं आता है, बहुत आसान होता है क्या, पूरक पठन। 2 मार्क्स आपका आता है आकलन गीति लिखने के लिए आता है, और 2 मार्क्स आपका आता है स्वमत, क्या लिखने के लिए आता है। इसमें यही तो एक बात है, कविता में भावार्थ आता है, लेकिन पूरक पठन की कविता में कभी भी भावार्थ नहीं पूछता है, वो स्वमत पूछता है, ठीक है। तो स्वमत तो अभी आपको मैंने ट्रिक्स बता दी कैसे लिखना है। आपने जो भी जीवन में अनुभव किया है उस चीज़ से संबंधित आप उसे क्या करोगे, लिख दोगे। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपको बोलेगा आपने ऐसा क्यों लिखा, वो आपकी मत है, स्वमत है, आपकी मत, आपके विषय में जो भी आप उसके बारे में सही गलत समझते हो, जो आपके होता है ना, कभी कभी चीज़ें बच्चों कोई लिखा है राइटर ने, तो कुछ उसमें कुछ पढ़ने वाले कुछ उसमें गुण ढूंढते हैं और कोई जो है अवगुण ढूंढता है। तो आपको अगर उसमें अच्छी क्वालिटी लगती है, कोई होता है ना, आप जब डिबेट करते हो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी लिख रहे हो वो आपकी मत है, राइट आंसर का उत्तर जो आप लिख रहे हो उसको हमें मार्क्स देना ही होता है, अटेम्प्ट किए तो मार्क्स देना ही है, तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, ठीक है। ये आपका पूरक पठन हो गया। अब हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। ग्रामर कितने मार्क्स का है आपका, 14। देखा जाए सब बोलते हैं 14, बट 14 होता नहीं है। 14 मार्क्स है, बट जो हमारे पैसेज के अंदर ग्रामर आते हैं वो भी तो है ना बच्चों, ठीक है। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं 14 मार्क्स। सबसे पहले आपका आता है ग्रामर में, दिए गए अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचानिए। दिए गए अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचानिए। अधोरेखांकित मीन्स अंडरलाइन, ठीक है। रोहन ने पत्र लिखा, अब मैंने अधोरेखांकित मैं करूंगी पत्र को, रोहन ने पत्र लिखा, मैंने अंडरलाइन किया पत्र को, तो जरा इसका शब्दभेद बताइए। हाय एवरीवन, तो 17 और 15 ऑफ मार्च को मैं लाइव जाने वाला हूं विद आईएमपी क्वेश्चंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों भी पेपर का मैं डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों से, वो भी लाइव एट 5 o'clock। सो प्लीज़ आप लोग उसको जा कर के ज्वाइन करिएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, अच्छा पेपर लिखना चाहते हो, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखना चाहते हो, आईएमपी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, वो भी ऐसे आईएमपी एकदम मस्त मस्के की तरह आपका पेपर निकल जाएगा। और अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो भी आपका 50% प्रिपरेशन उस दिन हो जाएगा जिस दिन मैं आपका क्लास कंडक्ट करूंगा, वो भी लाइव। तो अभी जाकर के आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और डे टू डे अपडेट जो भी कुछ मैं देता हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड और आपके एग्जामिनेशन के टिप्स ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बच्चों मिल जाएगी। जाकर के मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे डे बाय डे मिलते रहेंगे, ठीक है। सो मिलता हूँ लाइव आपको 15th एंड 17th ऑफ मार्च को एट 5 PM। रोहन ने पत्र लिखा। अब आप इसका क्या बताओगे मुझे, पत्र है मैंने अंडरलाइन किया है, शब्द भेद पहचानो। तो क्या आप शब्द भेद पहचानोगे,
ऐसे में बच्चों जी एक मार्क्स के होते हैं, ये 1 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, उत्तर जब आप लिखोगे तो पत्र लिखोगे और डैश करोगे, इसे लिखोगे संज्ञा, ठीक है। अगर मैं रोहन के जगह पे मैंने उसने कर दिया, उसने, और मैंने उसने को अंडरलाइन किया और पत्र को हटा दिया, तब क्या करोगे, सर्वनाम, ठीक है। उसने सर्वनाम, ठीक है। अब मैं दूसरा वाक्य बोल रही हूं। वह लड़का बहुत बहादुर है, वह लड़का बहादुर है, और मैंने अधोरेखांकित बहादुर शब्द को किया। अब क्या होगा आपका, ओके, तो आपका उत्तर होगा बहादुर, लिखना बच्चों पूरा बहादुर, और ये आपका होगा विशेषण। और ध्यान रखना विशेषण शब्द में सिर्फ 3 ही, आपका शब्द भेद में जो है 3 पहचानना होता है, शब्द भेद में 3 पहचानना होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, सिर्फ 3 चीज़ पहचाननी होती। होता तो क्रिया भी है, होता क्या है, क्रिया भी होता है उस वाक्य में, बिना क्रिया का कोई वाक्य बनता ही नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ पहचानना क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और उसी शब्द को पहचानना, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उसने बोल दिया है अधोरेखांकित, जिस शब्द का अंडरलाइन किया गया रहेगा उसी शब्द का आप शब्दभेद पहचानोगे, ठीक है। जो शब्द को अंडरलाइन किया रहेगा उसी का शब्दभेद पहचानोगे, ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा, और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ही आप क्या करोगे, पहचानोगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है आपका व्याकरण में, दिए गए अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। खड़ी हो जाइए आप जरा, यस, दिए गए अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, और शब्द है उसे वाक्य में प्रयोग करके बताइए मुझे जरा। मैं और एक दोस्त बाजार गए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बैठ जाइए। तो इस तरह से बच्चों आपको लेकिन, किंतु, परंतु या कुछ भी मतलब आपको अव्यय शब्द आ जाएगा, ठीक है। अव्यय शब्द कुछ भी 2 दिया रहेगा आपको एग्जाम में, कितना आएगा, 2 अव्यय शब्द आएगा, कितना आएगा, 2। ऑप्शन 1 रहेगा, एक आपको क्या करना रहेगा और एक छोड़ना रहेगा, और उसी शब्द को आप चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, जिससे आप वाक्य बना सको। अगर वाक्य नहीं बनाने आ रहा है तो याद रखो आपको इतना बड़ा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, कहीं तो वो शब्द का प्रयोग किया गया, आप उसमें से भी आप ढूंढ कर लिख सकते हो, ठीक है। पैसेज के अंदर कहीं तो रहता है, जैसे लेकिन, रोहन बीमार था लेकिन वह विद्यालय नहीं आ पाया, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, लेकिन, किंतु, परंतु, लगातार, ठीक है। कोई भी अव्यय शब्द आपको 2 दिया रहेगा, जैसे मैंने और दे दिया अव्यय शब्द, और परंतु दे दिया, परंतु 2 अव्यय शब्द आपका है, आपको क्या करना है, किसी एक का प्रयोग करना है। तो आप दोनों मत करना, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम दोनों वाक्यों का क्या करें, प्रयोग करें, क्योंकि एक ही मार्क्स मिलने वाला है, कोई एक ही आप करोगे 1 मार्क्स मिलेगा, चाहे ये करो चाहे ये। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चुनना वही शब्द है जिससे आप वाक्य क्या बना पाओ, अच्छे से बना पाओ, ठीक है। तो ये अव्यय शब्द। इसके बाद आता है बच्चों आपका संधि विच्छेद। क्या आता है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपको आता है ना अच्छे से क्या हुआ, संधि विच्छेद आता है ना बच्चों, नहीं आता है, ठीक है बच्चों। संधि विच्छेद आपका इस तरह से आएगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे 3 लाइन्स दिए रहेंगे, यहाँ पे शब्द, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, इसके बाद है संधि का भेद, संधि का भेद, संधि भेद, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सम प्लस तोष, ओके। अब ये एक है और एक मैं और दे रही हूँ, जैसे मनोरथ, इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, ठीक है। अगर आपने ये
लिख दिया तो हाफ मार्क्स, ये लिखा तो हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों में से एक करना है। ये भी वैसा है, अगर आपने ये किया तो हाफ मार्क्स, ये किया तो हाफ मार्क्स। कोई दोनों में से एक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है बच्चों ध्यान रखना कि इसको आपको क्या करना है, इस शब्द का क्या करना है, जोड़ना है। सम प्लस तोष क्या हो जाएगा? संतोष। क्या हो जाएगा? संतोष। और ये कौन सी संधि है बच्चों? व्यंजन संधि। कौन सी संधि बच्चों? उसका रीजन क्या है, ट्रिक क्या है? ट्रिक समझो। ये जो मैंने ऐसे तिरछी रेखा दिख रही है आपको, ऐसा तिरछी रेखा दिख रही है, जिस शब्द में यहाँ पे तिरछी रेखा मिले वो हमेशा व्यंजन संधि होती है। जिस शब्द में हमेशा क्या मिले? तिरछी रेखा, पहले ही वहाँ पे क्या होता है? व्यंजन संधि। ठीक है, अब मनोरथ है, तो मनोरथ को हमें क्या करना है? पहले इसका संधि विच्छेद करना है, फिर संधि का भेद लिखना है कि कौन सी संधि है। तो मनोरथ का क्या हो जाएगा? मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ। और ये जो देख रहे हो इसे क्या कहते हैं? ये जो 2 डॉट है इसे क्या कहते हैं? ये जो 2 डॉट है ये क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? यस, इसीलिए इसका नाम क्या है? विसर्ग संधि। इसका ट्रिक क्या है बच्चों? जहाँ पे 2 डॉट मिले उसे कौन सी संधि? जहाँ पे हलन मिले, जहाँ पे हलन मिले व्यंजन। और एक और स्वर का भी सिखा देती हूँ, जैसे विद्या प्लस आलय। बच्चों यहाँ पे देखो ना, आपको डॉट मिला ना आपको हलंत मिला। हलंत यहाँ नहीं मिलना चाहिए, यहाँ रहेगा इट्स ओके, यहाँ रहेगा चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका आ रहा है। दोनों साइड क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो ये कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि। कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि। ठीक है, स्वर से स्वर का मेल जहाँ पे होता है स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि कहलाती है। अंडरस्टूड? तो जहाँ पे आपको हलंत मिले व्यंजन संधि और 2 डॉट मिले विसर्ग संधि, 2 डॉट का नाम है विसर्ग, 2 डॉट का नाम क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग संधि। जहाँ पे ये दोनों ना मिले वो क्या कहलाता है? स्वर संधि। क्लियर? ये ट्रिक था, अगर पहचान भी लोगे तो हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पहचान भी लोगे ना बच्चों, तो एक ट्रिक से ही अगर पहचान लिया तो हाफ मार्क्स आपके पास है। अगर हाफ मार्क्स आपका क्वेश्चन पेपर में बढ़ गया तो हाफ मार्क्स हमको मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि हमें राउंड फिगर करके रखना पड़ता है बच्चों का। हम हाफ मार्क्स दे नहीं सकते हो, अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर ये भी कर लिया तो पूरे में नहीं, पूरा टोटल करने के बाद। ठीक है, हर प्रश्न में नहीं ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका संधि। इसके बाद आता है बच्चों, दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। दिए गए वाक्य में, जरा वाक्य बोलिए मुझे कोई। क्या बात है, आप लोग पूरे साल पढ़ाई किए हो। अच्छा, मैं स्कूल के लिए देर से उठा। ठीक है, रहमान ने लक्ष्मी को पीटा या मारा। क्यों? रहमान ने नहीं मारा था? मारा था ना। क्या बात करते हो, आपका लेसन है, सेकेंड लेसन है और आप ऐसे हंस रहे हो। लक्ष्मी लेसन। ओके, मारा, पीटा था ना। पीटा मतलब मारना। ओके, ठीक है। ओके, रहमान ने लक्ष्मी को पीटा। ठीक है, अब इस वाक्य में आपको क्या, और हाँ बच्चों इसका जो आएगा ना इस तरह से आएगा, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन पेपर में अब मिलेगा आपको ऐसे, यहाँ पे आपको पूछेगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया और इसके बाद मूल क्रिया। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। तो सहायक क्रिया हमेशा वाक्य में कहाँ आती है? लास्ट में। तो कौन सा शब्द है यहाँ पे सहायक क्रिया? और मैं लिख दूँ पीटता है तो, अगर मैं लिख दूँ पीटता है तो लक्ष्मी, वाक्य का मतलब तो चेंज नहीं हुआ ना, पीटा ही हुआ। रहमान ने लक्ष्मी को पीटा है, रहमान ने लक्ष्मी को पीटा है, तो क्या होगा? है।
है, तब क्या होगा? है का मूल रूप क्या होता है? होना। अगर मैंने है को हटा दिया तब क्या होगा? सहायक क्रिया पीटा। पीटा का क्या हो जाएगा? पीटना। ठीक है, ओके। यहाँ पे मात्रा चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रथम प्रयार्थक द्वितीय प्रयार्थक जब आप करोगे ना तो आपका मात्रा चेंज हो जाए। जहाँ पे बड़ी का होता है प्रथम प्रयार्थक द्वितीय प्रयार्थक करते समय उसकी मात्रा है बड़ी की छोटी, छोटी की बड़ी, और छोटा हो तो बड़ा हो, बड़ा हो का होता है तो छोटा हो, ठीक है। तो वो अभी मैं सिखाऊंगी इसके बाद। तो एक दो वाक्य मैं और बता रही हूँ बच्चों, आप ज़रा ध्यान रखो। एक दो वाक्य और बोलो आप कोई। सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। दूसरा वाक्य कोई बोलो। आपका नाम क्या है? राशिद। राशिद मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सहायक क्रिया कहाँ पे है राशिद? है, तो है का मूल रूप क्या होगा? होना। है भी एक क्रिया होती है, ठीक है, ठीक है, समझा ना। किसी भी वाक्य में हमेशा क्या होता है? क्रिया कहाँ पे होती है? सहायक क्रिया लास्ट में होती है, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं क्रिया का प्रथम प्रयार्थक द्वितीय प्रयार्थक रूप की तरफ चलते हैं, ठीक है, ओके। कूदना शब्द है, कूदना है। मैं इसका प्रथम प्रयार्थक द्वितीय, आपको इसमें तीन, जैसे आपको ये डायग्राम बनाया ना, मैंने ऐसे लिखा, आपको भी एग्जाम में वैसे ही बना के लिखना, शॉर्टकट नहीं जाना है। नहीं, मार्क्स भी शॉर्टकट में ही मिलेगा। 1 मार्क्स एक ही करना होता है, 2 दिया रहेगा, एक करना होता है, 1 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। उसका आधा ये आप सहायक क्रिया पहचानोगे उसका, और उसका मूल रूप लिखोगे हाफ मार्क्स, इसका हाफ ऑफ 1, ठीक है। तो इसमें आपका एक बॉक्स और बढ़ेगा, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? प्रथम प्रयार्थक द्वितीय प्रयार्थक का रूप बताने के लिए। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, पहले में मूल शब्द आएगा। मूल शब्द जैसे मैंने कूदना लिख दिया, ये मेरा शब्द है। अब इसमें प्रथम प्रयार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरे में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये आपको रूप लिखना है बच्चों इसका। कूदना का प्रथम प्रयार्थक द्वितीय प्रयार्थक क्या होगा? ओके, तो अभी मैं लिखती हूँ, जरा बताना ये राइट है क्या? ये राइट है? राइट है? नो, रॉन्ग है। हमने आपको बताया था हमेशा जो है मात्राएं क्या होती हैं? चेंज हो जाती हैं। ये बड़ाओ की क्या हो जाएगी मात्रा? यहाँ पे छोटा हो, ये कुदाना, और ये हो जाएगा कुदवाना, ओके। दूसरा शब्द है रोना। रोना का क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। तो ओ की मात्रा किस में बदली? ओ की मात्रा किस में बदल दी आपने? ऊ में। ओ की मात्रा किस में बदल जा रही है? ऊ में। तो रोना का रुलाना, रुलवाना, ओके। ये आपका इसी तरह से बच्चों आप क्या करोगे? प्रथम प्रयार्थक द्वितीय प्रयार्थक, और मात्राएं जो होती है चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे खेलना है, खेलना का क्या होगा? ए का किस में बदल रहा है? इस ए का किस में बदल रहा है? कौन सी? 2 ही होती है, छोटी। खेलना का खिलाना, खिलवाना, ठीक है। तो मात्राएं चेंज होती है, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण चेंज होता है, तो मात्रा भी चेंज होती है। तो ये आपका हो गया प्रथम प्रयार्थक द्वितीय प्रयार्थक। इसमें 2 आपको दिया जाएगा ऑप्शन में, और ऐसे ही डायग्राम करके, ऐसे ही करके, जैसे मैंने कैसे बनाया वैसे भी आप भी बना के एग्जाम में लिखोगे। और 2 शब्द आपको दिए रहेंगे, दोनों का नहीं, किसी एक शब्द का। जैसे इसमें 2 दिया तो मैं इसका करूँगी, और मैंने ये किया तो हाफ मार्क्स, मैंने ये किया तो हाफ मार्क्स, ये 1 मार्क्स मुझे मिल जाए, ठीक है, ओके। दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को सेलेक्ट करना जिसमें आप अच्छे हो, जिस शब्द का आप प्रथम और द्वितीय अच्छे से कर सको, आपको मात्रा का ज्ञान हो, वही शब्द आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और मात्रा का ज्ञान नहीं, शब्द कोई भी हमने उठा लिया और मार्क्स क्या मिला? अंडरस्टूड, हाँ, ओके। अब इसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या आता है? जल्दी बोलो। सहायक क्रिया के बाद क्या आता है? ये प्रथम प्रयार्थक के बाद क्या आता है? कारक पहचानो।
दिए गए वाक्य में कारक पहचानो, पेपर रखे साइड में रख लो, ग्रामर बताते रहो कौन कौन सा किसके बाद क्या आ रहा है। कारक पहचानो, दिए गए वाक्य में क्या पहचानो, कारक पहचानो। तो कोई वाक्य बोलिए जरा कारक पहचानने के लिए। राहुल ने पत्र लिखा, राहुल ने पत्र लिखा। ओके, तो ये शब्द में आपको क्या करना है, इस वाक्य में आपको कारक पहचानना है। इस वाक्य में क्या करना है बच्चों, कारक। ये भी आपको ना बच्चों 2 दिया जाएगा, आपको 2 वाक्य दिया जाएगा। 2 वाक्य में जो आपको क्या करना है, यह रमा की पुस्तक है, ठीक है, मैंने 2 दिया आपको। अब इस वाक्य में आपको क्या करना है, कारक पहचानना है। और 2 वाक्य हैं, 2 वाक्य में से कोई एक वाक्य का आप क्या करोगे, कारक पहचानोगे और वाक्य पूरा लिखोगे। याद रखना, ऑप्शन वाले जो होते हैं इस तरह के जो 1-1 मार्क्स के होते हैं ना, क्वेश्चन भी लिखो, उसका आंसर भी लिखो तो क्लियर होता है, ठीक है। तो अब इस वाक्य में कारक पहचानो जरा। पहले वाले वाक्य में कौन सा शब्द कारक है, हाँ, किसने पत्र लिखा, राहुल ने पत्र लिखा, ठीक है। तो ने क्या हो गया यहाँ पे, करता। तो आप यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी कारक में भी डायग्राम टाइप का आता है, कारक लिखना होता है और कारक चिन्ह लिखना होता है। कारक चिन्ह और कारक भेद 2 लिखना होता है, कारक चिन्ह और कारक भेद। तो यहाँ पे कारक चिन्ह में क्या आएगा, राहुल ने, दोनों आएगा। काम कौन कर रहा है, राहुल ने, लिखने का काम कौन कर रहा है, राहुल ने। कुछ लोग सिर्फ चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह भी लिखोगे मार्क्स नहीं घटेगा, डोंट वरी। अगर ने भी आप लिखते हो तो मार्क्स नहीं घटेगा, बट अगर आप पूरी तरह से लिखते हो तो बच्चों, तो आपको पता चलेगा हाँ सिखाने वाले ने पूरी अच्छी तरह से जानकारी दी है। मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने ने हटा दिया और मैंने क्रिया बदल दिया, सिर्फ मैंने क्रिया बदला। राहुल पत्र लिखता है, तो क्या इसमें कारक नहीं है क्या, क्या कौन सा कारक है, कोई तो मैंने जो कारक पढ़ा है उसमें तो कोई चिन्ह है ही नहीं। जो मैंने कारक पढ़ा है, 8 प्रकार के कारक चिन्ह पढ़ा है, तो इस वाक्य में तो कारक चिन्ह है ही नहीं। तो क्या इसमें कार्य नहीं हो रहा है क्या, या काम नहीं हो रहा है, हो रहा है बच्चों, काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कर्ता कारक ही है, राहुल ही पत्र लिख रहा है। यहाँ पे कारक कौन है, राहुल ही है। याद रखना, वर्तमान काल में ने कर्ता कारक हमेशा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। वहाँ पे वो कारक चिन्ह नहीं प्रयोग किया जाता है। हमेशा भूतकाल के वाक्यों में ने का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने आपको समझाया कि कभी कभी वाक्य के अंदर क्या कारक चिन्ह नहीं रहता, तो क्या उसमें कारक नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम किया जा रहा है, राहुल पत्र लिख रहा है। आई बात समझ में? बट ऐसा इतना टफ नहीं देगा, बट आपके समझने के लिए था ग्रामर। दूसरे में कौन सा है कारक, रमा की। ओके, यह रमा की पुस्तक है। यह पुस्तक किसकी है, रमा की है। तो पुस्तक का संबंध किसके साथ में है, रमा के साथ में, ठीक है। तो चिन्ह आपका की हो जाएगा। कौन सा कारक है ये, काके की किस में होता है, काके की किस में होता है, संबंध कारक में होता है। किसके कारक में होता है, संबंध। काके की रारेरी संबंध कारक होता है। ओके, ये इसकी चिन्ह है, पहचान है। ओके, तो ये कारक हो गया। नेक्स्ट आगे क्या है ग्रामर में, क्या, अनुस्वार। आपने वो लिया है, पेपर लिया है, क्वेश्चन पेपर, सॉरी, मुहावरे। यस, वेरी गुड। मुहावरे बच्चों, आपको मुहावरे 2 टाइप्स का आता नहीं, मैंने क्वेश्चन पेपर बोला था। मुहावरे 2 टाइप्स का होता है। ओके, मुहावरे 2 टाइप्स का होता है। एक मुहावरे दिया जाता है, आपको क्या किया जाता है, 2 मुहावरे देगा और उसमें से कोई एक मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करना होता है। और अथवा करके आता है दूसरा जो आता है, उसमें क्या करना होता है आपको, 2 जो है कोष्टक में आपको 2 मुहावरे दिए रहेंगे और वाक्य लिखा रहेगा और वहाँ पे अंत में भी मुहावरा ही रहेगा, लेकिन वो मुहावरा उस वाक्य के अकॉर्डिंग क्या रहता है, गलत रहता है, गलत लिखा रहता है। और कोष्टक में से सही मुहावरा क्या करना आपको
लिखना होता है। क्या करना होता है? सही मुहावरा लिखना होता है। तो आप क्या करोगे? उसमें से सही मुहावरे का प्रयोग करोगे। तो जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, सिरचन दुम हिलाते हुए, आप जरा वो पढ़ो तो, सिरचन दुम हिलाते हुए चला आएगा। क्वेश्चन उसका पहले का बच्चों ना, जो पहला वाला मुहावरा होता है ना जिसमें अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो, वो अटेम्प्ट मत करो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप मुहावरा जब तक उसका अर्थ सोचोगे, वाक्य में प्रयोग, वाक्य तो ऐसे ही नहीं बनता है, कैसे बनाएंगे, है ना? तो वो छोड़ो। जो दूसरा अथवा वाला होता है ना, जो ऑलरेडी आपको क्या रहता है, बना बनाया मिला रहता है, ऊपर मुहावरे भी रहता है, सिर्फ आपको कॉपी और पेस्ट करने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऊपर जो दो मुहावरे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे सिरचन दुम हिलाते हुए चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दुम हिलाते हुए चला आएगा, तो वहाँ पे आप क्रिया के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मुहावरे का चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे आएगा दुम हिलाना, वहाँ पे कोष्टक में लिखा रहेगा क्या, दुम हिलाना। तो आप जब वहाँ पे आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो दुम हिलाते हुए, क्योंकि आप क्रिया के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जब वाक्य बनाते हो ना तो मुहावरे की जो क्रिया होती है आप उसको चेंज कर सकते हो, उसकी मात्राओं में हेर फेर कर सकते हो। ठीक है, ये मुहावरा है। तो मुहावरे में कौन सा आप लोगे, कौन सा वाला करने के लिए, दूसरा वाला। उसमें टाइम भी कम लगता है और वो वहाँ पे उसका वाक्य भी रहता है, मुहावरा भी रहता है। सिर्फ आपको क्या करना है, सही मुहावरा आपको और एक दो बार पढ़ लेना, दोनों मुहावरे लगा के देख लेना कि कौन सा इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कर रही हूँ तो अजीब सा लग रहा है, ये कर रही हूँ हाँ बराबर है, ऐसा मैंने सुना भी है लोगों के मुँह से। तो वो इस तरह से आप करोगे। इसके बाद क्या है ग्रामर में, विराम चिन्ह। बच्चों विराम चिन्ह ध्यान रखना, पढ़ते समय जब आपको विराम चिन्ह, उस विराम वाक्य में ना दो विराम चिन्ह रहेगा, दो जगह विराम चिन्ह, या फिर कॉमा लगाने की ज़रूरत रहेगी, या पूर्व विराम नहीं रहेगा, या फिर आप उसमें देखना क्वेश्चन पूछा है क्या, क्या क्यों कब है, तो वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क गायब है। तो विराम चिन्ह आपको वाक्य दिया रहेगा लेकिन वाक्य में कहीं पे भी विराम चिन्ह नहीं रहेगा। तो वहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा वो आपको ध्यान दे के लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे पूर्व विराम लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है तो क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक, अरे लक्ष्मी, अरे रहमान ने लक्ष्मी को मारा, तो अरे के बाद क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, लक्ष्मी को मारा, फिर पूर्व विराम हो गया ना, दो विराम चिन्ह आ गए इस वाक्य में ना। ऐसे आप सोच के आप करोगे बच्चों कि कैसे हमें क्या करना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो दो आपको लगाने होते हैं, उसमें हाफ ऑफ मार्क्स के दो विराम चिन्ह होते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे और विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे। इसके बाद काल परिवर्तन, वेरी गुड। काल परिवर्तन आप लोगों ने किया है, किया है अच्छे से, वेरी गुड। मैं एक वाक्य बोलूँ, आप करके बताओगे मुझे, करोगे? ओके। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। आप भविष्य काल में बदल कर बताइए मुझे। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था, जाऊंगा। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। ओके, अगर आपको बदलना है सामान्य वर्तमान काल में, तब कैसे बदलोगे आप? सामान्य वर्तमान काल, पहले तो आप देखिए सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती क्या है, तात है, ती है, ते है। सामान्य वर्तमान काल में क्या आता है क्रिया के अंत में, ता है, ती है, ते है, वो सामान्य वर्तमान। जाता हूँ, वेरी गुड। मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जाता हूँ, अंडरस्टूड। याद रखो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया जो होती है उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। और इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया में रहा है, रही है, रहे लगा रहता है। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया में किया है, की है, किए हैं, या चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। भूतकाल, सामान्य भूतकाल में आ,
ई ए, जैसे गया है, गई, गए, ऐसे होता है सामान्य भूतकाल। गई, गए, गए, जैसे पिताजी बाजार गए, सामान्य भूतकाल। ठीक है, अब मैं दूसरा वाक्य बोलूंगी, आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में सेम इट इज वर्तमान काल, जैसे मैंने रहा उसमें लगाया था और है, क्योंकि वो वर्तमान काल है इसलिए है। मैं इसमें क्या करूंगी, ये भूतकाल है की जगह पे रहा। रहा शब्द मतलब क्या बताता है, इनकम्प्लीट, सेंटेंस इनकम्प्लीट बताता है, अधूरा है वाक्य। तो भूतकाल है, तो भूतकाल में मैं था जोड़ दूंगी, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल में रहा था। जैसे माता जी खाना बना रही थी, भूतकाल में उनका काम करने का क्या है, अधूरा है। ठीक है, और भूतकाल का जो है पूर्ण भूतकाल में क्या आता है बच्चों, और एक और चीज़ है, भूतकाल में दो चीज़ें, अपूर्ण भूतकाल में दो चीज़ आती है, रहा था, रही थी, रहे थे, और एक और आता है होता था, होती थी और होते थे। ये बहुत कम लोग बताएंगे आपका। ठीक है, होता था, होती थी और होते थे, ये भी आता है अपूर्ण भूतकाल में। इसके बाद आपका आता है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसमें आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गया था, गई थी, गए थे। अंडरस्टूड, किया था, की थी, किए थे, ऐसा भी आ सकता है। इसके बाद भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब बच्चों आपको आने वाले समय की जो सूचना दे, आने वाले समय की जो जानकारी हमें मिले, वो भविष्यकाल। और उसकी क्रिया में हमेशा गागेगी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे भी आपको मैंने बोला कि वाक्य में बदलकर बताइए, और ज़्यादातर एग्जाम में कोशिश करना कि आप भविष्यकाल के वाक्य एक आता ही आता है बदलने के लिए, 3 आपको आएगा, क्योंकि काल परिवर्तन 2 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 2। आपको उसमें 3 वाक्य दिया रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा, 2 आपको वाक्य आपको जो है काल परिवर्तन करना रहेगा। तो एक भविष्यकाल का तो 2 में से, तीनों में से तो एक तो रहेगा, तो कोशिश करना भविष्यकाल का, क्योंकि सिर्फ क्रिया में गागेगी क्या करना होता है, यूज़ करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अभी यहाँ पे तो हमारे पास बहुत समय कम है, नहीं तो मैं एक टेबल बना देती जिससे आपको एक ट्रिक मिल जाता, आप गा के भी उसको कर सकते थे। ताह तिह तेह सामान्य वर्तमान काल, रहा रही रहे अपूर्ण वर्तमान काल, गया गई गए, गया गई गए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसको मैंने स्लोगन बना के बच्चों को सिखाया है, तो उनको बड़ा इजी हो जाता है काल परिवर्तन के लिए, क्योंकि हमें पूरे वाक्य से लेना देना नहीं होता है, हमें सिर्फ क्रिया से लेना देना होता है। क्रिया हमारी चेंज हुई मतलब काल चेंज हुआ। हमें क्या करना होता है, हमारी क्रिया बदलनी होती है। क्रिया ही हम जो अब काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और जो कल करेंगे, हमारी क्रिया बदलेगी मतलब हमारा काल बदल जाता है अपने आप। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा, अपने आप काल चेंज हो गया ना। लिखने का काम मैंने, जो लिखने की क्रिया मैंने चेंज कर दी, काल अपने आप चेंज हो गया। तो बच्चों क्रिया चेंज करो, काल अपने आप चेंज होगा। तो वो क्रिया वाले जो ट्रिक है ना, वो अगर चाहे तो आप, अगर आपके पास समय है तो आप लिख लो, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद रखना बच्चों कि हमेशा एक सीधी सी बात है, भूतकाल सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल का याद रखो, बाकी अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल का एज इट इज़ होता है, सिर्फ है लगाना होता है, वहाँ पे था लगाना होता है। ठीक है, कर लोगे? किसी को कुछ डाउट व काल परिवर्तन में मैं करके बताऊँ, 1-2 करके बताऊँ? ठीक है, कोई वाक्य बोलिए आप जरा, वाक्य बोलो। राम बाजार जा रहा है। राम को ही बार बार थकाओगे क्या? राम बाजार जा रहा है। ओके, अब हमें बच्चों यहाँ पे देखना है रहा है, हमें पूरे वाक्य से लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, काल परिवर्तन में हमें सिर्फ क्रिया पे ध्यान देना है कि रहा है, ये रहा है मतलब उसके बाजार जाने का काम क्या है, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। तो ये कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है ना। और रहा जिसमें रहता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है, अधूरा वाक्य होता है। तो याद रखो यहाँ पे ये अपूर्ण वर्तमान है और ये आपको बदलना है, किस में आप बदलना चाहते हो आप बोलो? भविष्य काल। ओ चलिए बदलिए। ओके, भविष्य काल। आप अगर इसी को आप दूसरे भी काल में बदलो, सामान्य वर्तमान काल में बदलो, बदलो ना
सब में बदलेगा, सब में बदलेगा। सामान्य वर्तमान ता है, ती है, ते है। राम बाजार जाता है, ठीक है। अब इसे सामान्य भूतकाल में राम बाजार गया, आ ई ए होते। आपको ट्रिक नहीं मालूम बच्चों, जो ट्रिक नहीं मालूम तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, एक लेक्चर पहले रखना था। ओके, टाइम नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम आज, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, अब ये वाक्य आपने किया ना, राम बाजार जाएगा, और सामान्य वर्तमान काल का क्या मैंने बताया, ता है। राम बाजार जाता है, ठीक है। ये तो अपूर्ण वर्तमान काल का है वाक्य। अब पूर्ण वर्तमान काल का, जल्दी बोलो, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगाएंगे, या गया है, गई है, गए लगाएंगे। राम बाजार गया, ठीक है। सामान्य भूतकाल का राम बाजार गया। अब अपूर्ण भूतकाल बताओ, सिर्फ था लगाना है, यहाँ था लगाना है, ठीक है, अंडरस्टूड ना? ओके, अब इसके बाद पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल जा चुका था, राम बाजार जा चुका, उसका काम बाजार जाने का भूतकाल में पूरा हो चुका है। अब भविष्यकाल, राम बाजार जाएगा, अंडरस्टूड, क्लियर ना? अभी और कोई एक दो वाक्य बोलो, जल्दी मैं सिखा दूं ताकि आप लोग काल परिवर्तन। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। चलिए, ये भी आपका वही है बच्चों, कौन सा काल है, आपका अपूर्ण वर्तमान काल। रहा हूँ, हूँ या है, ये वर्तमान काल में ही आता है, ठीक है। और याद रखना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे अपूर्ण आपका वर्तमान काल है। बदलना किस में आपको, जल्दी बोलिए। ठीक है, बदल के देखिए, करिए, बदलिए, आपको बदलना है। अरे वाह, दिल्ली शहर में घर ढूंढूंगा, ठीक है। और दूसरा वाक्य में बदलिए, चलिए, दूसरे काल में, सामान्य वर्तमान काल में बदलिए, दिल्ली शहर में घर ढूंढता है, ढूंढता है। ओके, आगे दूसरे काल में बदलिए, आप बोलिए काल और बदलिए, कोई दूसरा वाक्य बोलो। इनको जरा ढूंढ खुद ही ढूंढ रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं बच्चे। अब वही बोल रहे हो ना, खुद ही दूसरा सेंटेंस बोलो बच्चों। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। अब बच्चों ये ध्यान रखो, ये वाक्य किस काल का आया, किस में, आ ई ए किस में आते हैं, सामान्य भूतकाल, आ ई ए सामान्य। अब इसको किस में बदलना है, सब भविष्य काल में ही जा रहे हो। ओके, अपूर्ण भूतकाल में, तो चलिए करिए, अपूर्ण भूतकाल में वह लक्ष्मी को सड़क पर ला रहा था, अपूर्ण भूतकाल आपने बोला ना, शर्त मत भूलिए, ठीक है। चलिए, काल परिवर्तन हो गया, इनफ। अब आगे, ओके, वेरी गुड। वाक्य का भेद किसके आधार पे, किसके आधार पे, पड़ोसन नहीं भाई, रचना के आधार पे। वहाँ वाक्य का भेद है, वाक्य के दो भेद होते हैं,
रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे 3 होते हैं। वाक्य के बच्चों 2 भेद, वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक रचना के आधार पे होता है, इसको अनुसार भी बोल सकते हो, रचना के अनुसार, या फिर आधार पर, रचना के अनुसार, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर रचना के अनुसार बच्चों 3 होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ओके, और इसके आधार पे 8 होते हैं। इसके आधार पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। करें हम? विधानार्थक, विधानार्थक, निषेधार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयार्थक, विस्मयार्थक, आगे बोलते जाओ, संदेहार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक। विस्मयार्थक हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा है बच्चों। एक सेकेंड। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, और एक वाक्य है आपका इच्छार्थक। इच्छार्थक, ओके, इच्छार्थक, वाह, ओके। तो ये सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्र, ये किसके आधार पे होता है? रचना के आधार पे। ठीक है, सरल वाक्य जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हो, इसमें इस वाक्य में एक ही मूल क्रिया होती है। ठीक है, और सीधा सीधा बोले जिसमें एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया हो, इसे सरल वाक्य कहते हैं। और कभी कभी सरल वाक्य में ऐसा नहीं है कि एक ही क्रिया होती है बच्चों, कभी कभी संयुक्त क्रिया भी आ जाती है, लेकिन वो वाक्य सरल ही होता है। ठीक है, तो लेकिन उसमें मूल क्रिया एक ही होती है। मूल क्रिया मतलब मेन क्रिया। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में जोड़ने के लिए बीच में कोई कंजक्शन आए, किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, और, ऐसे सारे शब्द वो जो बीच में आते हैं कंजक्शन वाले ना, जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। और याद रखना, कभी कभी संयुक्त वाक्य 2 शब्द में भी जोड़ते हैं, जैसे और है ना, 2 शब्दों को भी जोड़ता है। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, ये भी संयुक्त वाक्य बच्चों, क्योंकि और बीच में आ गया ना, दोनों शब्दों को जोड़ दिया ना, तो संयुक्त वाक्य जो है कभी कभी 2 शब्दों को जोड़ता है, कभी कभी 2 वाक्यों को जोड़ता है। और इसकी पहचान क्या है? और याद रखना, बोर्ड में हमेशा, ज़्यादातर, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, ज़्यादातर आपको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य वाले ही वाक्य आते हैं, और उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ एक ही वाक्य रहेगा, सिर्फ एक ही वाक्य रहेगा, और उसी वाक्य में जो है कोई मिश्र वाक्य का दे देगा या आपका संयुक्त वाक्य का देगा। ठीक है, तो आपको उसमें ट्रिक से पहचानना है कि, क्योंकि अपने पास इतना सोचने के लिए समय नहीं होता है। ट्रिक ये है, संयुक्त वाक्य में बीच में आप कंजक्शन ढूंढोगे। कंजक्शन कौन कौन सा? जल्दी बोलो। किंतु, परंतु, और, लेकिन, अगर, मगर, जो बीच में आ जाए 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, वो क्या होता है? वो क्या होता है? और एक और बात, की आता है कभी कभी, की। ये बच्चों की ना, की के 3 कंडीशंस होते हैं। आपको पता है की के कितने कंडीशन होते हैं? 3 नहीं? एक भी की का पता है? नहीं। ये की समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये की का मतलब होता है संबंध बताने के लिए। जैसे हमने अभी लिखा ना, यह रमा की पुस्तक है, ये संबंध बताने के लिए किया जाता है। और कभी कभी जो है वाक्य के अंत में भी की आता है। जैसे आपने अपना गृह कार्य, आपने आज पढ़ाई की, मैंने बोला आपको अभी,
क्या आज आपने पढ़ाई की? बस की बोला, तो यहाँ पे की का मतलब क्या? की मतलब क्रिया, किया, आपने पढ़ाई किया, सिर्फ मैंने की बोला, क्या आपने पढ़ाई की? तो की का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो की के कितने कंडीशन होते हैं? 3, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये रेयर आपको पता चलेगा। और ये यहाँ पे लेकिन वो की बहुत कम आता है, जो क्रिया वाला की है ना वो बहुत कम आता है, लेकिन याद रखो कभी कभी लोग इतने में ही छोड़ देते हैं वाक्य, किया बोलेंगे नहीं कि आपने पढ़ाई की, तो वहाँ पे की का लास्ट में जो आता है हमेशा क्रिया होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वाला की ना बच्चों, ये भी कंजक्शन है, ये भी दो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है। ये वाला की नहीं, ये वाला की नहीं, ये संबंध बताता है, ठीक है। ये क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। तो किंतु, परंतु, लेकिन, और ये क पे छोटी की मात्रा की, और अगर, मगर, जो भी है, या, तथा, ये सारे शब्द क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इस ट्रिक से आप पहचान सकते हो ये कैसा वाक्य है, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। इजी ना? ओके, मिश्र वाक्य की तरफ चले हम। मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य में बच्चों जो संयुक्त वाक्य में आपने देखा ना कंजक्शन मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। संयुक्त वाक्य का ट्रिक आपको समझा बच्चों? संयुक्त वाक्य का ट्रिक समझा? बीच में आपको क्या मिलेगा? वाक्यों को, दो वाक्यों को बीच में जोड़ने के लिए कंजक्शन आएगा, वो आपको समझेगा। तो भी आया तो समझना, तो भी आता है कभी कभी बीच में जोड़ने के लिए। मिश्र वाक्य क्या होता है बच्चों? मिश्र वाक्य में जैसे संयुक्त वाक्य में कंजक्शन मिलता है ना, लेकिन मिश्र वाक्य में वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी जगह पे आपको कॉमा मिलेगा। कंजक्शन की जगह पे आपको मिश्र वाक्य में क्या मिलेगा? कॉमा मिलेगा। या फिर दूसरे तरीके से आप पहचान सकते हैं, इसके 2-3 ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देना। मिश्र वाला वाक्य जो होता है, पहला वाक्य जब आप बोलोगे ना उसका अर्थ आपको समझेगा नहीं जब तक दूसरा वाक्य आपको मिलेगा नहीं उसके साथ में। जैसे मैं बोल रही हूँ यदि बारिश होती, यदि बारिश होती तो क्या, क्या होता? वाक्य क्लियर हो रहा है? नहीं, जब तक मैं ये ना बोलूँ यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। और एक और चीज़ है, हमेशा इसमें ना डाउट रहता है, मिश्र वाक्य में हमेशा उस वाक्य में डाउट रहता है, संदेह रहता है, और क्रिया के अंत में गागेगी यूज का प्रयोग किया जाता है। गागेगी, देखो जरा करके देखो, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होगी, तो हमेशा गागेगी क्या रहता है? डाउट। अब होगी बारिश कि नहीं होगी, फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये डाउटफुल है। तो याद रखना हमेशा मिश्र वाला वाक्य डाउटफुल भी रहता है। दूसरा ट्रिक है, उसमें बीच में कंजक्शन नहीं रहता है, कंजक्शन के बीच में क्या रहता है? कॉमा रहता है। और दूसरा उसका पहचानने का क्या ट्रिक है? पहला वाक्य जब आप पढ़ोगे उसका अर्थ क्लियर नहीं होगा, जब तक दूसरा वाक्य उसके साथ ऐड नहीं होगा तब तक उस पूरे वाक्य का अर्थ क्लियर नहीं समझेगा। यदि मैं पढ़ता तो क्या, जब तक मैं ये ना बोलूँ यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, ये भी आपका क्या है बच्चों? मिश्र वाक्य। यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, ये भी डाउट है, पढ़ता कि नहीं पढ़ता, क्या करता, आई डोंट नो, ठीक है। तो हर वाक्य में जहाँ पे संदेह की भावना हो और एक वाक्य पढ़ने के बाद दूसरे वाक्य का अर्थ क्लियर ना हो और बीच में कॉमा, आपको यदि मैं पढ़ता तो मैं वहीं पे कॉमा लगाऊंगी तो पास हो जाता, तो ये ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं बच्चों? मिश्र वाक्य का ट्रिक समझा आपको? पहले तो ये समझो बीच में आपको कुछ कंजक्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पे कॉमा मिलेगा, और एक वाक्य पढ़ने के बाद उसका अर्थ क्लियर नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे वाक्य पे क्या रहता है? निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है, और उसको ऐड करने के बाद ही जैसा करोगे। अब जैसा करोगे क्या, लोग बोलते हैं ना जैसा करोगे, क्या करोगे? जैसा वैसा भरोगे। ये भी कैसा वाक्य बच्चों? जैसी करनी क्या, ये सारे मिश्र वाक्य, एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और कहावत भी है, ये कहावत भी है ना, लोग बोलते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जो जैसा काम करता है उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, कहावत भी है और ये मिश्र वाक्य का भी वाक्य है, ठीक है, ये याद रखना। तो आपको समझा ये तीनों? ओके, ये आपको पहचानने के लिए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान देंगे, आपको इन दोनों में से आएगा पहचानने के लिए। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, एक ही वाक्य दिया जाएगा, 1 मार्क्स का रहता है, आपको पहचानना रहेगा, ट्रिक से आप पहचान कर लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अर्थ के अनुसार बच्चों इस पे आएगा, ये भी एक 1 मार्क्स का ही आता है। इसमें जैसे अपने काल परिवर्तन कैसे किया था,
वाक्य परिवर्तन करने के लिए आएगा। क्या आएगा आपको? वाक्य परिवर्तन करने के लिए। तो आई होप आप ये 8 प्रकार के बारे में जानते होंगे। 8 प्रकार के बारे में जानते होंगे ना? जल्दी बोलो ना, मैं एक एक लाइन में फटाफट बता के आपको बताऊं। ओके, विधानार्थक बच्चों, जहाँ पे कार्य किया जाता है कर्ता के द्वारा या जिस काम में जानकारी मिले, जिस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो, विधानार्थक वाक्य। या जहाँ पे कार्य किया जाए, विधानार्थक। निषेधार्थक, जहाँ पे काम नहीं किया जाता है, जहाँ पे न का जो है नहीं का भावना का विकार होता है, वो निषेधार्थक। प्रश्नार्थक, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है, प्रश्नार्थक। विस्मयार्थक, जहाँ पे विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, खुशी जो भी है ऐसा वाक्य होता है, विस्मयार्थक। संदेहार्थक, जहाँ पे जिस वाक्य में जैसे अभी मैंने बोला डाउट होता है, संदेह होता है, वो संदेहार्थक। संकेतार्थक, जहाँ पे इशारे से बात किया जाता है, संकेतार्थक। आज्ञार्थक, जहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, आज्ञार्थक। इच्छार्थक, जहाँ पे हमारी इच्छा होती है, ऐसे वाक्यों को इच्छार्थक। क्लियर? अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो। अब आपको बच्चों इसमें आएगा बदलने के लिए। क्या आएगा? वाक्य बदलने के लिए। आप कोई वाक्य बोलो, मैं उसका वाक्य परिवर्तन करके बताऊं। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, कैसा वाक्य आप बताइए? हंसना नहीं है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, ये आज्ञार्थक वाक्य है। मैंने ऑर्डर दिया, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, ये कैसा वाक्य है? आज्ञार्थक है। ठीक है, अब मैं इसे क्या बदलूंगी? किसमें? निषेधार्थक में। निषेधार्थक में बदल के बताइए। तुम अपना ध्यान नहीं रखते। प्रश्नार्थक में बदलो, क्या तुम अपना ध्यान रखते हो? अरे वाह, अपना ध्यान रखते हो तुम। तो इस तरह से एक ही वाक्य को बच्चों हर वाक्य में आप क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। आई बात समझ में? कोई एक वाक्य लो और प्रैक्टिस कर डालो। सारे जितने 8 मैंने बताए हैं ना, आपको जैसे काल परिवर्तन आता है वैसे आपको वाक्य परिवर्तन आएगा। साइड में आपको दिया रहेगा, जिसमें उसको बदलना रहेगा ना, उसको ब्रैकेट में साइड में दिया रहेगा। निषेधार्थक में याद रखना आप क्या लगाओगे? न, नहीं या मत। यह काम मत करो, कैसा वाक्य ये? निषेधार्थक। जहाँ पे काम नहीं करने की भावना आए, नहीं किया जाए कर्ता के द्वारा या किसी के द्वारा, वहाँ पे निषेधार्थक। तुम काम करो, ये कैसा वाक्य है? आज्ञार्थक। तुमने काम किया? प्रश्नार्थक। अरे वाह, तुमने काम किया? विस्मयार्थक। ओके। शायद तुमने काम किया? संदेहार्थक। शायद बच्चों याद रखना, जहाँ पे शायद शब्द आए वो संदेहार्थक होता है। और संदेहार्थक में अगर शायद शब्द नहीं आए, दूसरा उसका ट्रिक क्या पहचाने का? संदेहार्थक उसकी क्रिया में गागे गी लगा रहता है। वह अपना काम किया होगा। अब वो किया होगा कि नहीं किया होगा पता नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। इच्छार्थक, जहाँ पे मेरी इच्छा हो, जहाँ पे मेरी इच्छा हो। जैसे ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। ये मेरी इच्छा भी है, मेरी ब्लेसिंग भी है। भगवान करे तुम अच्छे अंकों से पास हो जाओ, ये मेरी इच्छा भी है और ब्लेसिंग भी है। आशीर्वाद और इच्छार्थक दोनों एक साथ साथ चलते हैं बच्चों। इच्छार्थक वाक्य में दोनों चीज़ें एक साथ में चलती है। क्या क्या? ब्लेसिंग, आशीर्वाद और इच्छा। इच्छा मतलब अपनी मनोकामना, अपनी मन की इच्छा। आई बात समझ में? तो इस तरह से अब आपको इसमें कुछ पूछना है, कैसे चेंज करना है? इजी। लास्ट बेंचेस प्लीज। कोई डाउट्स? आगे ग्रामर में दूसरा टॉपिक क्या है? वाक्य शुद्धिकरण। बहुत आसान है बच्चों, इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कितनी चीज़ों का? कोई बताएगा मुझे किन 4 चीज़ों का? हाँ बोलिए। मात्रा, वेरी गुड। सॉरी, स्पेलिंग मात्रा वही हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वचन, वचन मतलब नंबर।
हमारा कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया बहुवचन होती है, वहाँ पे ध्यान होता है, ध्यान रखना है कि अगर आपका कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी आपकी एक वचन होनी चाहिए। अगर आपका कर्ता मतलब सब्जेक्ट, आपका अगर सब्जेक्ट आपका क्या है बहुवचन है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, बहुवचन का होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका नंबर का आपने ध्यान रखा, इसको हिंदी में कहते हैं वचन। इसके बाद लिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, जेंडर का ध्यान रखना है। कभी कभी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग के साथ में उसमें वाक्य की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, उसको भी सही करना होता है। 2 आ गया, 2 चीज़ों का ध्यान रखा आपने, वचन, लिंग। और तीसरा है बच्चों कारक। कारक शब्द एक्चुअली कारक प्रत्यय होता है। कारक क्या होता है, प्रत्यय होता है। और यस, कारक प्रत्यय होता है और ये संज्ञा में नहीं लगता है, ये ज़्यादातर सर्वनाम शब्दों में लगता है, ठीक है। कारक का, के, की, किंतु, परंतु, यहाँ पे जो है का, के, की जो होता है ये कारक, इनकी भी अशुद्धियाँ होती है। जैसे जहाँ पे की है वहाँ पे पर लग गया, जहाँ पे में है वहाँ पे से लग गया, जहाँ पे ने होना चाहिए वहाँ पे का लग गया। तो ये कारक की भी अशुद्धियाँ वहाँ पे वाक्य शुद्ध करने में किया जाता है, दिया जाता है। ओके, ये 3 हो गया। इसके बाद आपकी वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, उसकी जो वर्तनी की स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है ना वो भी देखना होता है। कहीं पे बड़ी की मात्रा की जगह पे छोटी की मात्रा, बड़ाऊ की जगह पे छोटाऊ की मात्रा, हलन की जगह पे कुछ और दिया है, ठीक है। तो आधा जो है अक्षर किस तरह से लिखा गया वो अशुद्धियाँ। तो 4 जो है हमें वाक्य शुद्ध करते समय ध्यान रखना है, और चारों एक साथ आपको एक वाक्य में नहीं मिलेगा। चाहे वचन की अशुद्धि मिलेगी, चाहे मात्रा की अशुद्धि मिलेगी, चाहे कारक की अशुद्धि मिलेगी, चाहे लिंग की अशुद्धि मिलेगी, वो आपको ध्यान से देखकर क्या होता है, करना होता है। ओके, और इसके बाद उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में सबसे पहले आपका क्या है, पत्र लेखन। क्या है, पत्र लेखन 2 होता है, एक औपचारिक आता है, एक आपको अनौपचारिक आता है, ठीक है। तो उन दोनों में से आपको इजी कौन सा लगता है, औपचारिक। उसका ये रीज़न है बच्चों ना कि उसमें 3 मार्क्स ऑलरेडी उस क्वेश्चन के अंदर ही होता है, 3 मार्क्स उस क्वेश्चन के अंदर ही होता है, ठीक है। सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपको विषय विस्तार लिखने की ज़रूरत है। और उसकी शुरुआत कैसे करनी है आपको याद रखना है। उसका एक ट्रिक, 2 एड्रेस होते हैं, लेकिन हम वो एड्रेस नहीं समझ पाते कि हमारा वाला कौन सा एड्रेस है और हमें जिसको लिख कर देना है उसका एड्रेस कौन सा है। उसके लिए एक ट्रिक अपनाओगे आप लोग, जहाँ पे 2 नाम एक साथ में दिए जाते हैं, 2 नाम एक साथ में दिए जाते हैं, जैसे हर्ष हर्षिता, मानव मानवी, ठीक है। इसके तरह राकेश और रमा, इस तरह से बच्चों शब्द 2-2 नाम दिए जाते हैं, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। तो वो एड्रेस आपका होता है जो आप लिखोगे, और वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे। पत्र का फॉर्मेट जो होता है हमेशा लेटर का जो आपका एड्रेस रहेगा, वो ट्रिक क्या बताया मैंने अभी आपको, जो 2 नाम आपके पास पेपर होगा वहाँ पे देखो, उसमें एड्रेस आता है, 2 एड्रेस रहेगा, जिसको आपको लिखना है उसका भी रहेगा और आपका भी रहेगा। और जो 2 नाम आते हैं ना वो आपका एड्रेस रहेगा, वो हमेशा लेटर के नीचे लिखोगे और उसी नाम से आप पत्र लिखोगे। आप अपना वहाँ पे ओरिजिनल नाम लिखने की जरूरत, आप कुछ समय के लिए आप वो नाम से आप बन जाओ कि मैं आज ये नाम से पत्र लिख रही हूँ, अपने आप को वो उस नाम से डालो और उसी से लिखो। आप अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखोगे, ठीक है, ये बोर्ड में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 2 आपका जो नाम है वो आपका एड्रेस हो नीचे। शुरुआत कैसे करोगे, सबसे पहले दिनांक, दिनांक के बाद प्रतिया सेवा में, फिर इसके बाद एड्रेस जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया रहेगा। आपको कॉमा वगैरह ध्यान देना है, वहाँ पे ऑलरेडी रहता है, तो आपको उस तरह से लिखना है। एड्रेस के बाद आप क्या लिखोगे, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद क्या लिखोगे आप, ईमेल आईडी के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर विषय लिखोगे, विषय के बाद क्या लिखोगे, माननीय महोदय, संबोधन शब्द इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संबोधन शब्द, माननीय महोदय, ऐसे लिख के फिर आप 2 से 3 लाइन में अपना इंट्रो दो कि मैं हर्षिता, वहाँ पे अगर आपके नाम दिया है तो वहीं पे लिखो कि मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मैं इस समस्या से परेशान हूँ, उसके लिए मैंने पत्र लिखा है। अब कौन सी समस्या, किस तरह से परेशान हूँ, उसका विषय विस्तार आप क्या करोगे, 2-3 लाइन में आपने इंट्रो दिया, 3 पैराग्राफ में आपको पत्र लिखना होता है। कितने लाइन में, कितने पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ 2.5 लाइन का, जिसमें आपको अपना इंट्रो देना होता है। सेकेंड पैराग्राफ विषय विस्तार, आपको किस चीज़ की समस्या है, किस चीज़ की परेशानी है और
कौन कौन उस परेशानी से जो है जूझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ब्यौरे आप 4 से 5 लाइन में लिखोगे। दूसरा पैराग्राफ डन। थर्ड पैराग्राफ आपका आएगा कंक्लूजन का। आप उसमें उनसे रिक्वेस्ट करो कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी क्या करें, आप क्या करें, उसका समाधान करने की कोशिश करें। विनती आप करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, वो भी रिक्वेस्ट ऑर्डर में करोगे, ऑर्डर दोगे लेकिन रिक्वेस्ट ऑर्डर होगा आपका। कृपया इस समस्या का आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, समाधान कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद करके एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिर अगर लड़की हैं तो भवद्दिया, लड़के हैं तो भवद्दी। आप अपना पूरा जो है वहाँ पे जो नाम दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, वो नाम, पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी, दैट्स इट। ये आपका पत्र था, फॉर्मेट ऑफ एसएससी बोर्ड लेटर्स। हाँ, अपना दे देना। हाँ, कोई अगर जैसे नगर सेवक लिखा है ना वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे ईमेल आईडी दिया नहीं रहता बच्चों, ध्यान रखना। एक वो भी एक तरीका है, जैसे अपने नगर सेवक को वहाँ पे दिया ना, नगर महानगर पालिका, तो आप क्या लिखोगे, MAH@gmail.com। ठीक है, ऐसे करके आप लिख दो। अगर आपने अपना एड्रेस, अपने ईमेल आईडी लिखना चाहते हो तो आप अपने नाम का, जैसे वहाँ पे हर्षिता दिया गया या हर्ष दिया गया, HARS hers@gmail.com। ठीक है, इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी, अंडरस्टूड। फेक ईमेल, मेन अकाउंट नहीं देने की ज़रूरत है। आपका जो नाम है उसी अकाउंट पे आप अपना पहला नाम लिखो @gmail.com, ऊपर भी वैसे ही कर दोगे, अंडरस्टूड। पता के बाद और नीचे भी वही एड्रेस के बाद, दैट्स। पहले क्या है, दिनांक लर्न करो, दिनांक, प्रति या सेवा में, एड्रेस, ईमेल आईडी, विषय, माननीय महोदय, अपना इंट्रो दोगे 2 से 3 लाइन, फिर जो समस्या है वो, फिर कंक्लूजन, उस समस्या को सुलझाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करो, फिर धन्यवाद, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो लाइन छोड़ो। फिर इसके बाद आप अपना नाम जो आपके एड्रेस में दिया गया है वो, उसका पता जो एड्रेस में दिया गया है आपके लेटर में, प्रश्न में, वो, इसके बाद ईमेल आईडी, दैट्स इट। ये आपका औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है फॉर एसएससी बोर्ड। या जस्ट शट अप। दिनांक दिया रहेगा, ये क्या है, दिनांक तुम्हें पता नहीं, दिनांक नहीं दिया रहेगा, उसमें लिखना है। एक बार भी लिखा है बेटा लेटर। थर्ड, जैसे आप दिनांक लिखते हो ना, दिनांक लिख रहे हो, जैसे अभी आपका उस दिन 8 मार्च है ना, तो आप लिखो, ऐसे लिखोगे 8 मार्च, कॉमा 2023, और यहाँ पे दिनांक दी करके, चाहे तो आप ऐसे कर दो या फिर पूरा लिखो दिनांक। ठीक है, पूरा लिखो दिनांक पूरा लिखो। और 8 मार्च क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? ऐसे लेटर से स्टार्ट करना। ये मार्च पूरा महीने का नाम लिखोगे, वहाँ पे 3 मत कर देना, 03। ठीक है, ओके। और कुछ सब होने के बाद पूछ रहे, ओके। सेकेंड थिंग, आकलन, गद्य आकलन ना। सेकेंड थिंग बच्चों, गद्य आकलन में आपको क्या ध्यान में रखना है, गद्य आकलन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। वहाँ पे तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले आप प्रश्न पढ़ो फिर आप पैराग्राफ पढ़ो। तो यहाँ पे तो आप प्रश्न तो है नहीं ना, आपको प्रश्न बनाना है। ओके, आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। तो आप ध्यान रखना कि जब प्रश्न बनाओगे वो एक वाक्य का होना चाहिए, आपका उत्तर भी उसी पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए, वो भी एक वाक्य का होना चाहिए। आई बात समझ में? और प्रश्न बनाते समय ध्यान रखना, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना है, और संज्ञा शब्द बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। संज्ञा शब्द बार बार रिपीट नहीं होना है, सेम संज्ञा शब्द रिपीट बार बार नहीं होना चाहिए, चेंज कर दो। ठीक है, और एक वाक्य में ही कोशिश करना आपका प्रश्न बनाने का। और एक और बात, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालोगे। अगर क्वेश्चन मार्क प्रश्न बना लिया और क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो आपके हाफ मार्क्स कट गए, 0 नहीं, हाफ मार्क्स आते। क्वेश्चन मार्क न डालने का, आपका क्वेश्चन राइट है, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, विराम चिन्ह नहीं आपने डाला, तो वो आपका हाफ मार्क्स कट। ओके, इसके बाद कहानी लेखन। कहानी लेखन में कहानी जो बच्चे बहुत अच्छा बना लेते हैं
वो कहानी लेखन करेंगे और जो वृत्तांत लेखन बच्चे करते हैं वो वृत्तांत लेखन करेंगे। तो कितने लोग कहानी लेखन बना कर लेते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कहानी लेखन सब बच्चे करते हैं, बहुत पसंद भी उन्हें, है ना। ओके, फिर भी अगर कहानी का मुद्दा आपको नहीं समझा, सपोज इन केस अगर कहानी का मुद्दा, क्योंकि मुद्दे के आधार पे आपको कहानी लिखना होता है, अगर मुद्दा नहीं समझा तब आप क्या करोगे? तब आप वृत्तांत की तरफ चलोगे। वृत्तांत के लिए ट्रिक्स है बच्चों, मैं यहाँ पे करूँ क्या, या यहीं पे लिखती हूँ इसको रफ करके? आप बोर्ड नहीं हो रहे हो ना? नो ना। वृत्तांत लेखन, बच्चों वृत्तांत लेखन के लिए आपको क्या करना है, एक मेरे पास ट्रिक्स है। सबसे पहले क्या करोगे, स्थान कुछ ज़्यादा ही मैंने नीचे लिख दिया, एक सेकेंड जस्ट वेट। वृत्तांत लेखन, ओके। सपोज मुझे बाल दिवस पे वृत्तांत लेखन करना है, बाल दिवस इस पे मुझे वृत्तांत लेखन करना है। तो इसके लिए ट्रिक्स है बच्चों, पहले सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, स्थान, समय और दिनांक। दूसरा आपका ट्रिक जाएगा मुख्य अतिथि, मुझे नया दिया था मार्कर में, मुख्य अतिथि। इसके बाद आपका आएगा मुख्य कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम, अतिथि के द्वारा दिया गया संदेश, अतिथि के द्वारा दिया गया संदेश। इसके बाद है समापन। ओके, दैट्स इट। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपका ट्रिक्स है वृत्तांत लेखन का। चाहे बाल दिवस हो, चाहे पर्यावरण दिवस हो, चाहे योगा दिवस हो, चाहे शिक्षक दिवस हो, चाहे हिंदी दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस, चाहे गणतंत्र दिवस हो, कोई भी दिवस हो, चाहे महिला दिवस हो, सबके लिए ट्रिक्स आपको यही फॉलो करना है। किसके लिए? वृत्तांत लेखन के लिए। जैसे मेरे विद्यालय जो भी आपका विद्यालय कला विद्यालय में है, स्थान मालवनी मलाड वेस्ट, समय 7:30 बजे, और बाल दिवस बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस समारोह का क्या किया गया? आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि में हमारे नगर सेवक को हमने क्या किया? आमंत्रित किया। नाम मत लिखो, असलम जी को मत बुलाओ प्लीज़, नगर सेवक इज इनफ, हाँ, क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चा पता चल जाए, घरी तो अपने मालवनी का बच्चा, इधर लाओ जरा, ठीक है। तो मुख्य अतिथि, क्योंकि बच्चों अपना प्राइवेसी जो होता है ना एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला मत लिखना, असलम जी को मत बुलाना, ठीक है। बस नगर सेवक जी को हमने आमंत्रित किया और उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हमारे कार्यक्रम की क्या की? शोभा बढ़ाई, और उनका जो है स्वागत हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा फूलों की माला पहना के उनका स्वागत किया गया। और हमारे स्कूल के कुछ प्रमुख विद्यार्थियों के द्वारा हमारे स्कूल में कुछ मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे कुछ बच्चों ने जो है नृत्य किए, कुछ ने नाटक दिखाए, कुछ ने संगीत का कार्यक्रम किया, और कुछ बच्चों ने जो सामूहिक संगीत उन्हें सुनाए, कुछ ने जो है एक एक करके जो है वहाँ पे क्रीड़ा दिखाए। तो तरह तरह के कार्यक्रमों का हमारे स्कूल में क्या किया गया था? कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो इस कार्यक्रम का जो है हमारे मुख्य अतिथि के सामने जो है प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि खुश होकर हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में आगे जो है प्रोत्साहित करने के लिए, उन्होंने हमारे जीवन के लिए और स्कूल के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हमें जो क्या किया? उन्होंने प्रेरणादायी संदेश दिए। इसके बाद हमने अपने जो है कार्यक्रम का वंदे मातरम गीत गाकर क्या किया? समापन किया। तो
इसी तरह से बच्चों सबका कर सकते हो ना, स्वतंत्रता दिवस भी ऐसे हो सकता है, स्थान काल समय, मुख्य अतिथि को बुलाओ, सब तो ऐसे ही होता है ना। तो जो भी है, लेकिन बस इतना याद रखना, ये ट्रिक्स याद रखो, स्थान समय दिनांक, मुख्य अतिथि, मुख्य कार्यक्रम, अतिथि द्वारा दिया गया संदेश और समापन। ठीक है, ये ट्रिक्स है किसके वृत्तांत लेखन के। वृत्तांत लेखन सबको समझा बच्चों? ये ट्रिक्स आप फॉलो करके आप अपना वृत्तांत लेखन 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये ट्रिक्स आपको याद रहेगा ना, इस ट्रिक को यूज़ कर करके आप फ्रेम करके वाक्यों को आप अच्छे से, और आपने हर कार्यक्रम अपने स्कूल में मनाया है, देखा है, तो आप लिख सकते हो, है ना। अब इसके बाद क्या है? विज्ञापन नहीं आता है। विज्ञापन के लिए बच्चों ध्यान रखो, कोई बात नहीं। विज्ञापन के लिए सबसे पहले बच्चों आप अपना जो है ना, ये वाला आपका बॉर्डर सबसे पहले, ये नीचे का बॉर्डर मत करना। अभी हम लिखते लिखते कहाँ जाने वाले हैं वो पता नहीं है, तो 3 तरफ का जो है बॉर्डर आप खींच कर रखिए विज्ञापन का। लास्ट का जो है वो बाउंड्री मत, उसकी समय सीमा निर्धारित मत कीजिए, जाने दीजिए उसको जहाँ तक लिख के जाना है। ठीक है, निर्मल साबुन जो भी आपको बनाना है, ठीक है, बहुत तेज़ मालवनी में निर्मल साबुन लग रहा है सबको, ठीक है। तो बच्चों आप जो भी चीज़ का विज्ञापन करें, बॉर्डर किया आपने, उसका टाइटल लिखिए। स्लोगन बहुत अट्रैक्ट करता है, 2 लाइन का। शायरी बहुत अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा कुछ टाइप का चुटकुले भी कुछ अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे 2 लाइन के आप वो लिखो। उस साबुन का क्या करो, जो भी है, तेल है, साबुन है, जो भी चीज़ है, छतरी वतरी, जो भी विज्ञापन कर रहे हो, उसका आप क्या करो, चित्र बनाओ। चित्र बनाने के बाद फिर उसकी क्वालिटीज़, विशेषताएं आप पॉइंट में लिखोगे। नंबर 1 ये सब रंगों में उपलब्ध है, नंबर 2 ये सब आकार में है, और सब मतलब 10 ml से शुरू है, 500 ml तक है, जो भी है वो लिखो। फिर इसके बाद ये सभी किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, सभी जो है मॉल, जहाँ पे भी आपको बेचना है, सभी जगह पे उपलब्ध है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है, इसके लगाने के बाद दिन भर तरोताजगी का एहसास होगा, और कोई भी बीमारियां जो है कीटाणुओं से रहित रहेंगी, और जो है काले व्यक्ति गोरे दिखाई देंगे, ठीक है, ओके, चेहरे चमक जाएंगे, जो भी है, जितना हो सके क्वालिटीज लिखते जाओ। डिस्काउंट ऑफर में डालो, ये तो हाईलाइट करो। डिस्काउंट जहाँ चित्र बना रहे हो ना, जस्ट उसके अपोजिट हाईलाइट करो, ब्रॉड में लिखो, ठीक है, बुलेट लेटर में लिख दो। हाँ, ऑफर ऑफ कोर्स, बाय 2 1 गेट 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, 10% डिस्काउंट दो, ऑफर में दो। हाँ, तुम्हें आपको जो समझ में आता है क्वालिटीज लिखो। और विज्ञापन के बाद क्या रह गया? वस्तु के लिए एड्रेस मत लिखो, वस्तु के लिए बच्चों उत्पादक स्थान लिखो। उत्पादक वस्तु कहीं एक जगह पे मिलती नहीं है, वस्तु हमारे पूरे मार्केट में या आपके राज्य में भी मिलता है। उत्पादक मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हुई है ना, उसका एड्रेस और पता लिखो कि यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है, उसकी तिथि एक्सपायरी डेट भी डालो, ठीक है, कब बना और कितने साल तक चलने वाला है। ऐसे ही बढ़ता है बच्चों, एक्चुअली विज्ञापन का ऐसे ही बढ़ता है। और अपना जो जहाँ पे बना है वो चीज़, जैसे साबुन जहाँ पे बना है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखो। निर्मितीय स्थान, निर्मितीय स्थान का मतलब होगा कि ये चीज़ यहाँ पे बनी है, सिर्फ यहीं पे बिक नहीं रही है, क्योंकि वस्तु, ये याद रखना, वस्तु एक जगह बेच कर आप उसका विज्ञापन कभी नहीं कर सकते। अरे ये जगह थोड़ी ना है, हम जगह का एक वो देते हैं अपना एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ईमेल आईडी देते हैं, ठीक है, हम स्थान का देते हैं, व्यक्ति का देते हैं, ये तो वस्तु है। और ये जो है सैनिटाइजर, ये तो ऑल इंडिया बिक रही है, आउट ऑफ इंडिया बिक रही है, सब जगह बिक रही है, इंटरनेशनल बन गई है ये, तो आप इसको कहाँ तक रोक के रखोगे, है ना। तो ये सभी जगहों पे क्या आपको आसानी से उपलब्ध, और पॉकेट वाला भी है, हाँ शेषे 2 रुपये वाला भी उपलब्ध है। ओके, चलो ये विज्ञापन हो गया। और बच्चों कुछ पूछना है आपको? दैट्स इट।